Hello everyone, this is Parinita standing in front of you all to help you guys in your studies. So welcome back to my channel. तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ओम्स लॉ इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोज़ में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर पहले उसे देखो, फिर इस टॉपिक में आना, और मैं उसका लिंक आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ज़रूर आप उस वीडियो को देखना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ओम्स लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो ओम्स लॉ का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे एक ना एक क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक्स और क्लियर होने चाहिए। वो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो टॉपिक थे जो कि इस टॉपिक को करने से पहले कवर अप करने होते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल पता होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हैं, सबसे पहले तो जो जॉर्ज सिमोन ओम ने जो लॉ दिया था उसको, उसकी स्टेटमेंट हमें देखनी है। फिर हमें जो फॉर्मूला था उसके डेरिवेशन देखनी है। थर्ड नंबर हमें ओम्स लॉ की लिमिटेशंस को पढ़ना है। एंड द फोर्थ वन इज कि हमें ग्राफ देखना है जिसे हम VI ग्राफ भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लो इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। आगे, कंसिडरिंग दैट द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एक सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें कितनी वोल्टेज अप्लाइड है। लेकिन इस चीज को कंसीडर करते हुए कि जो कंडक्टर है, जो सर्किट है उसमें जो कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर है और जो फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी। तो जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखो, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एयर क्यों फ्लो करती है, ये हमने लोअर ग्रेड्स में अपने पढ़ा है कि वाई डू एयर फ्लो, है ना, कि एयर फ्लो करती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, राइट। जहाँ हाई प्रेशर डिफरेंस होता है और जहाँ लो प्रेशर डिफरेंस होता है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है, वी ऑल नो दैट। अब एक अगर मैं सिनेरियो दूं, अगर मैं इस एयर प्रेशर डिफरेंस को बढ़ा दूं, व्हाट इफ आई इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस, तो क्या होगा, एयर ज्यादा फ्लो होगी, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं करंट के सिनेरियो में देखूं तो करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, हमें इस बात का पता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी सी प्रोवाइड कर रही है बैटरी जिससे जो हमारा करंट है वो मूव कर रहा है। अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देती है जिससे हमारा जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करता है, राइट। अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दूं, है ना, अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो हमारा जो करंट है वो भी ज्यादा फ्लो होगा, है ना। सिंपल सी बात है, जब एयर मूव कर रही थी एयर प्रेशर के डिफरेंस से हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक, है ना, जो मैंने वो प्रेशर डिफरेंस बढ़ा दिया तो मेरा एयर भी ज्यादा फ्लो होने लग गया, बिल्कुल सही बात। अब ऐसे ही अब मेरा करंट जब फ्लो हो रहा है तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को जब इंक्रीज कर दिया, है ना, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया तो मेरा करंट भी कम हो जाएगा। जैसे अब कोई चीज़ है, अगर मैं उसे पुश करूं, राइट, मैं जितने एनर्जी से, जितने फोर्स से उसको पुश कर रही हूँ तो वो मूव हो रहा है। अगर वो मैंने एनर्जी बढ़ा दी, वो मैंने फोर्स इंक्रीज कर दिया तो वो ज़्यादा मूव होगा, अगर वो मैंने डिक्रीज कर दिया तो वो कम मूव होगा। सिमिलरली जब बैटरी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेगी यानी कि ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, और जब वो एनर्जी यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है जब वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा,
अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो करंट है और वोल्टेज है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है ना। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, जब वो चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। अब यही करंट के सिनेरियो में हो रहा है, जब मेरे वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जब मैं अपनी वोल्टेज को कम कर रही हूँ तो मेरा जो करंट है वो भी कम हो रहा है, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि जो करंट है और जो वोल्टेज है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यही जॉर्ज सिमोन ओम ने अपने लॉ में कह दिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी और ऑब्वियस सी बात थी, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, राइट। ये हम सभी को पता था, एक कॉमन सेंस की बात थी, बस थोड़ा सा एक इसको समझने की चीज़ थी, बहुत ही इजी था, है ना। और अगर शायद जॉर्ज सिमोन से पहले, ओम से पहले अगर हम होते तो शायद ये हमारा लॉ होता, राइट, क्योंकि बहुत ही इजी सी चीज़ है। तो पहले ओम ने दे दिया लॉ, अब ये ओम का लॉ हो गया। तो ओम्स लॉ के एक बार स्टेटमेंट में फिर से पढ़ती हूँ। तो ओम लॉ में क्या बोला जाता है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट flow in the circuit is directly proportional to the voltage applied। मैंने भी यही बात बोली कि जो करंट फ्लो होता है एक सर्किट में वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे, और मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो हमें एक और स्टेटमेंट इसके साथ लिखनी पड़ेगी ओम्स लॉ में, ऐसे ओम्स लॉ कंप्लीट नहीं होगा। तो वो स्टेटमेंट क्या है, कंसिडरिंग दैट द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट रिमेन कॉन्स्टेंट। अब इस स्टेटमेंट को ना हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम समझेंगे ये स्टेटमेंट क्यों आई है यहाँ पर ओम्स लॉ के लिमिटेशन में, ठीक है। तो अभी इस स्टेटमेंट को हम छोड़ के इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं फॉर्मूला की, फिर जब हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे जो कि फॉर्मूला के डेरिवेशन से अगला टॉपिक है, उसमें हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, ओके। तो अब ओम्स लॉ के बेसिस पर जो फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है उसकी डेरिवेशन भी हमको एग्जाम में लिखनी होती है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या बताया कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, हमने यही चीज मैथमेटिकली लिख दी, राइट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना है, इफ आई वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के मुझे इक्वल टू का साइन डालना है, राइट। अब अगर मुझे इसमें इक्वल टू का साइन डालना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो मैं जब इसको हटाऊंगी तो आई आर, तो यहाँ पर आर किसके लिए स्टैंड करता है, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों हुआ, देखो इसके जो ओम्स लॉ के टॉपिक के बाद एक पूरा टॉपिक आता है रेजिस्टेंस पे, कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, क्या फैक्टर्स रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस का बहुत अलग सा ही टॉपिक है। तो ज़्यादा डिटेल में तो हम रेजिस्टेंस के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज की वीडियो का है ओम्स लॉ, ठीक है। उससे अगला टॉपिक होगा रेजिस्टेंस का, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हमने यूज़ किया है इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो ऑब्वियसली हमें इसका थोड़ा सा मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट वर्ड से पड़ा है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन, है ना। ऑपोजिशन, जैसे अब कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है, अगर लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो मतलब उसको रेजिस्ट करते हैं, ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है ना। तो हम कहते हैं ना कि पीपल आर रेजिस्टिंग फॉर दैट लॉ। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट वर्ड से आया है, ऑपोजिशन। अब रेजिस्टेंस किसको रेजिस्ट करना है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर रखूं और आई को नीचे ले जाऊं, ठीक है। अब देखो मैंने एक सर्किट लगाया, उस सर्किट में जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो तो कांस्टेंट है, वोल्टेज इज कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मानूं और इक्वल टू हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाऊं, तो मैं क्या देखूंगी, मेरे को मिलेगा कि ये जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट से। इसका मतलब कि रेजिस्ट किसको कर रहा है, ये रेजिस्टेंस करंट को। तो रेजिस्टेंस इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये करंट को रेजिस्ट करता है। यानी कि करंट, बैटरी क्या कर रही है, वोल्टेज क्या कर रही है, करंट को धक्का दे रही है, करंट को मूव करवा रही है ना। और ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को फ्लो करने से रोकेगा,
राइट, उसको अपोजिशन करेगा। वोल्टेज दे रही है उसको धक्का और वो रेजिस्टेंस करंट को रोक रहा है, तो वोल्टेज क्या है, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट को रेजिस्ट कर रहा है, उसके ऑपोजिशन में है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ये रेजिस्टेंस, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये करंट को रेजिस्ट कर रहा है। और यही है ओम्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला, ये हमारे इस चैप्टर का अभी तक थर्ड फॉर्मूला है। उससे पहले तो हमने 2 फॉर्मूले किए थे, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये थर्ड फॉर्मूला है जो कि ओम्स लॉ से डिराइव होता है। अब वोल्टेज की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास ऑलरेडी है, करंट की एसआई यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम के ऑनर करने के लिए हमने रखी क्या, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, और जिसे मैं इस सिंबल से डिनोट करती हूँ। ये सिंबल से मैं रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसको डिनोट करती हूँ। ओके, तो ये जो था फॉर्मूला किसका, ओम्स लॉ के बेस पर जो फॉर्मूला आता है वो था, सिंपल सी डेरिवेशन थी इसकी, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने इक्वल टू लगाया और उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इट्स SI यूनिट इज ओम, राइट, एंड इट रेजिस्ट द करंट। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया था पहले स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद हमारी जो है फॉर्मूला आएगा, एंड थर्ड टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाता है कि ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है उसको दिखाओ। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, तो ओम्स लॉ की 2 लिमिटेशंस है। तो सबसे पहली इसकी लिमिटेशन क्या है, तो फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी वही है जो मैंने आपकी फॉर्मूला, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी ओम्स लॉ की, उसमें जो मैंने लिखा था कंसीडरिंग दैट से, राइट, वही जो है इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ को मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए जो कंडक्टर का टेम्परेचर है और जो फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि वो बदलना नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओम्स लॉ अप्लाई हो तो जो टेम्परेचर है और जो हमारा फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी ऑल यूज फोन्स, हम सब फोन यूज करते हैं, राइट। तो जब हम ज़्यादा टाइम तक अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, 1-2 घंटा, सबके फ़ोन में अलग अलग होता है, राइट, सबके फ़ोन की अलग अलग कैपेसिटी है। तो जब हम 1-2 घंटा यूज़ करते हैं, जब हम फ़ोन को हाथ लगा के देखेंगे ना वो गर्म हो जाता है ना। अब लैपटॉप भी जब हम यूज़ करते हैं तो उसको भी जब हम हाथ लगा के देखेंगे ना कुछ टाइम के बाद तो वो गर्म हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, जब हम ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, हीट मिल जाती है उसको, है ना। और वो तो हीट एनर्जी क्या करती है, जो हीट एनर्जी उस पर मिल रही है ना, हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो वो उसका जो अप्लायंस होता है उसको हीट मिल जाती है। तो वो हीट एनर्जी क्या करती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है। और जब वो हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो कोलिजन्स की वजह से आ रही है, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टॉपिक हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है। अभी सिर्फ हमने प्रैक्टिकल चीज़ों से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये समझ लिया कि हीट एनर्जी तो भाई आती है, जब हम अपने फ़ोन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो गर्म तो होता है ना। तो वो हीट एनर्जी क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, राइट। और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब देखो कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गर्मी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तड़फ रहे हैं, है ना, तो फटाफट मूव करने लगते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर राइज होता है ना किसी भी कंडक्टर का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करने लग जाते हैं। अब एक सर्किट है, उसमें जो बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, वो बैटरी तो उतनी वोल्टेज है, वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, राइट। हमको तो ये पता है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से, वोल्टेज के बढ़ने और घटने से करंट जो है वो बढ़ता और घटता है। अब एक बैटरी में वोल्टेज तो कांस्टेंट है, राइट, लेकिन जब ये टेम्परेचर राइज होगा तो हमारा करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा, बिल्कुल राइट। अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा लेकिन वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो अब इस सिनेरियो में जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है लेकिन करंट जो है वो हमारा मूव कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो हमारा वो है
क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो भी ज़्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो वोल्टेज है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए अगर याद हो तो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से। बिल्कुल सही। लेकिन ये कंसीडर करते हुए कि जो कंडक्टर का टेम्परेचर है और जो कंडक्टर की फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओम्स लॉ अप्लाई हो तो जो फिजिकल स्टेट है और टेम्परेचर है कंडक्टर का वो हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है, वो फर्स्ट की वजह से ही सेकंड लिमिटेशन है, वो ये है कि जो हमारा ओम लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जब भी एक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे, तब हमेशा जो टेम्परेचर है वो राइज होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो टेम्परेचर राइज होगा तो जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा, किससे? वोल्टेज से। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, राइट। तो ये तो लिमिटेशन थी ओम्स लॉ की। ठीक है, अब इसका जो लास्ट टॉपिक आता है, तो अब इससे लिमिटेशन से हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देंगे तो हमें ऊपर का पार्ट लिखने के बाद करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये लिखने के बाद हमें ये भी लिखना जरूरी है कि कंसिडरिंग दैट टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, अब आता है VI ग्राफ। ये हमारा ओम्स लॉ के लास्ट टॉपिक है, VI ग्राफ। तो ग्राफ के बेसिस पर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्राफ, तो ग्राफ किसे क्या बोलते हैं? VI ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये नीचे रखेंगे x एक्सिस पे I और y एक्सिस पे रखेंगे v। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि जो VI ग्राफ है वो कैसा है। तो VI ग्राफ इज लीनियर। जो VI ग्राफ बनता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मतलब जो मैंने वोल्टेज, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मान लो एक चीज है, यहाँ पर इतनी वोल्टेज है तो करंट इतना होगा। मैंने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी तो मेरा करंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैंने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी तो मेरा करंट इतना बढ़ गया। तो ओरिजिन से जो लाइन पास हो रही है, यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो VI ग्राफ होता है वो हमेशा लीनियर ग्राफ होता है। और हमें रीजन भी पता है, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से, तो करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो इसलिए लीनियर ग्राफ है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमें लीनियर ग्राफ, हमें VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अब ये बहुत ही सिंपल है। देखो हमको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ रहा है यहाँ पर। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? Y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। हमें इस बात का पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? Y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या है? v है। y एक्सिस पे क्या है? v डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे क्या है? I। तो ये मेरा स्लोप है। अब अगर थोड़ा सा याद हो, ये जो v अपॉन I क्या है, हमने यहाँ पर लिखा था v इक्वल्स टू आई आर, और जब मैं r को यहाँ रखा था और मैं I को नीचे ले गई थी तो मेरे को तो ये मिला था। ओ, तो vi इज इक्वल्स टू r, दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे तो स्लोप भी तो vi दे रहा है, तो vi इक्वल्स टू v अपॉन I इक्वल्स टू r। तो यानी कि जो हमारा स्लोप है VI ग्राफ का वो हमको रेजिस्टेंस देगा। कैसे पता चला? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस में है v यानी कि वोल्टेज और x एक्सिस में है I यानी कि करंट। तो v अपॉन I यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट गिव्स मी रेजिस्टेंस। वो हमने ओम्स लॉ के हमने जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने ये चीज देखी थी कि R इक्वल्स टू v अपॉन I। सो दैट्स इट फॉर द ओम्स लॉ टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखी, उसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद हमने लिमिटेशंस देखी, एंड उसके बाद हमने ग्राफ को कवर किया। So that was all for today's video. So I hope you liked my video. So bye bye, have a nice day, stay home, stay safe and stay healthy.